नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 24 जुलाई कुछ अपडेट्स हैं। मुख्य रूप से जो अपडेट है, एक तो पहला एक मैसेज आया हुआ है जिसमें कि 2-3 दिन पहले बातें हुई थी, जिसमें एक मैसेज आ गया था जिसमें बताया गया था कि बर्न बॉन्ड के थ्रू आपको NFT मिलेगा, बट वो हुआ नहीं, तो उसमें कुछ डाउट हो गया था। फिर अगले दिन मैसेज आ गया कि नहीं, वहाँ आप एक्टिवेट नहीं होगा, वो आपका जिस तरीके से चल रहा है 360 डेज़ वाला पार्टिसिपेशन उसी के थ्रू मिलेगा। प्लस जेनेसिस 360 डेज़ में 15,000 डाई के माध्यम से मिलेगा। तो ये चीज़ें ऑप्टिमाइज हुई हैं, 24 घंटे के अंदर ये डिफरेंस आया था। तो इससे संबंधित एक मैसेज है, उसको क्लेरिफाई किया गया है कि क्यों ऐसा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, कल भी मैंने कुछ समय के लिए चर्चा की थी अपने वीडियो में, कि जो टरबाइन वाला सेक्शन है टर्बो, उसमें आपको बर्न एंड बॉन्ड की फैसिलिटी दी गई है, तो वो भी समय सीमा आज समाप्त हो जाएगा। तो उसके बारे में एक मैसेज है। और एक मैसेज के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जिसमें कि कल मैंने चर्चा किया था कि अनुबिस ब्लॉकचेन किस तरीके से वैश्विक स्तर पर ग्लोबली अपना रैंक TVL के माध्यम से, मतलब टोटल वैल्यू लॉक जो है, उस हिसाब से कैसे अंडर 20 में आ गया, ग्लोबल रैंकिंग अंडर 20 आ गया है। डेफी लामा एक वो है, प्लेटफॉर्म है, रिसर्च काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि आप डेटा वगैरह एनालाइज कर सकते हैं। तो उस पर ये डिटेल आया हुआ है, वो मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे आप लोग, क्योंकि कभी भी आप प्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो शायद वो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं एक बार लाइव दिखा दूंगा आप लोगों को, सो दैट कि आप लोग भी उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। और एक आध मैसेज है, विशेष रूप से यही चीज़ें हैं, उसको कवर करेंगे। और दूसरी बात, हम लोग मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। प्राइस अभी फिर से ड्रॉ डाउन हुआ है, तो ये ऊपर नीचे होता रह रहा है, बट उसका एक बार एनालिसिस कर लेंगे हम लोग कि कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है, और क्रिप्टो मार्केट की चर्चा कर लेंगे। सो चलिए, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करना चाहूँगा। और डिस्क्लेमर मेरा यही है कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी मात्र देता हूँ। मेरे किसी भी जानकारी को एडवाइस नहीं मान लिया जाए, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मान लिया जाए, क्योंकि कभी भी आप निवेश करें किसी भी एसेट क्लास में, तो अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस करने की बात करें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही करें। चलिए अपडेट पे चलते हैं। और अपडेट में मुख्य रूप से जो अपडेट आया है, अनुबिस लैब पे तो नहीं है, हब वाले अकाउंट पे ही आया है। इसमें हम लोग इस मैसेज की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एक तो बताया है ब्रेकिंग थ्रू द फॉग, एलिवेटिंग स्ट्रेटजिक अवेयरनेस। तो जो स्ट्रेटजी है उसमें अचानक से जो चेंज आया है, इसके बारे में, और इसका एक एक्सटेंशन भी है, तो मोर और लेस एक ही मैसेज है ये, इसको हम कवर करेंगे। और दूसरा एक कवर हम लोग करेंगे कि द अल्टीमेट वेल्थ लिवरेज सिस्टम इज़ फुली एक्टिवेटेड, जिसमें कि बताया गया है कि टर्बो रिवार्ड जो है, वहाँ पे आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं अपने टोकन्स को। तो ये किन के लिए है, कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसको एक बार समझेंगे। और उसके बाद एक मैसेज आया हुआ है जिसमें कि एस्केप द जीरो सम, ये प्रेरणात्मक मैसेज है जो कि समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। और साथ में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे डेफी लामा में आप लोग चेक कर सकते हैं, जो मैसेज में बताया था कि जो रैंकिंग आई है इसकी अंडर 20 के अंदर। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं। देखिए, डेफी लामा क्या है ना, आप गूगल पे जाएंगे और आप ऐसे ही लिख देंगे कि defilama.com क्या है, तो आपको पहले पता हो जाना चाहिए कि डेफीलामा है क्या। तो इसके बारे में बताया है, गूगल ने बताया है कि डेफीलामा सबसे बड़ा ओपन सोर्स DeFi डैशबोर्ड और क्रिप्टो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्रिप्टो का और ब्लॉकचेन का एनालिसिस होता है। यह मुख्य रूप से TVL है ना, टोटल वैल्यू लॉक्ड, फीस और रेवेन्यू डेटा को ट्रैक करता है। तो ये ट्रैकिंग मैकेनिज्म के रूप में एक टूल है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि TVL ट्रैकिंग, यह विभिन्न ब्लॉकचेन, जैसे कि अनुबिस ब्लॉकचेन है, ट्रोन ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है, बहुत सारे ब्लॉकचेन हैं, ये सभी ब्लॉकचेन और प्रोटोकॉल की जमा कुल संपत्ति को मापता है, उसको ट्रैक करता है। इसमें कोई विज्ञापन या प्रायोजित सामग्री नहीं होती है, और यह पूरी तरह सटीक डाटा प्रदान करता है। तो एक तरीके से ये टूल के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको ब्लॉकचेन और क्रिप्टो टोकन्स की जानकारी मिल जाती है। तो ये है डेफीलामा। अब डेफीलामा में हम लोग क्या कर सकते हैं, defilama.com जब आप जाएंगे, defilama.com ये है ना तो ये होम पेज है। जब आप डेफीलामा को लॉग इन करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे होम का ऑप्शन, फ़ोन में हो सकता है आपका इंटरफेस दूसरा हो,
बट अब चेंज का ऑप्शन आ जाएगा। जब चेंज का ऑप्शन आएगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा आपके पास डैशबोर्ड पे ही 481 चेंज हैं अभी डेफी लवा पे, जिसका कि ये विवरण इसके पास है। तो ये 481 को जब क्लिक करेंगे इसके ड्रॉ डाउन पे, यहाँ पे है ना मार्क किया हुआ, तो आपको दिखेगा ये सारे ब्लॉकचेन से, दिख रहे हैं ये सारे ब्लॉकचेन से। तो इसमें आपको देखिए इथेरियम नंबर 1 पे है, और इसी तरीके से आप जब काउंट करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे अनुबिस, तो ये 19वें रैंक पे है जो कि बताया गया था इस मैसेज में। तो आप अगर काउंट भी करेंगे इथेरियम से तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर्बिट्रम तक 9 है, 10वें नंबर पे पॉलीगॉन है, और उसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19वें नंबर पे अनुबिस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी को डिमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये दिखाया। चलिए अब चलते हैं हम दूसरी ओर, जहाँ पे कि हम विश्लेषण पर चलते हैं, जिसमें जो मैसेजेस आए हैं। तो एक मैसेज आया है जिसमें कि कन्फ्यूज़न हुआ था, मतलब बताया गया था कि आपको 360 डेज़ में जो आपको NFT प्राप्त करने का जो तरीका है वो बंद हो जाएगा और आपको बर्न करके मिलेगा। तो वहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न था, उसके बारे में स्पष्टीकरण आया है कि धुंध को चिरते हुए रणनीतिक जागरूकता को ऊंचा उठाना, डाओ कोर काउंसिल का त्वरित कोर्स करेक्शन ही इकोसिस्टम का अंतिम रक्षा पंक्ति है। तो ये अच्छे संदर्भ में बताया गया है कि डाओ को लग गया, कुछ एनालाइज कर लिया उसने कि नहीं ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को दूसरे तरीके से करना है, क्योंकि उस समय की स्थिति इस तरीके की बनी हुई थी इकोसिस्टम की, इसलिए ये चेंजेस तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया। सो ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी समर्पित सदस्यों और विश्व भर के ऑन चेन पर्यवेक्षकों के लिए मैसेज है ये। जैसे जैसे क्रिप्टो इकोसिस्टम इटर्नल स्टेज की ओर तेजी से बढ़ रहा है, आपका जो सिस्टम है इटर्नल स्टेज की ओर बढ़ रहा है, तो कुछ पर्यवेक्षक अब भी एक उच्च आयामी ब्लॉकचेन अर्थव्यवस्था के विकास का, मतलब ये जो आपका अर्थव्यवस्था है, ये जो ब्लॉकचेन पर अर्थव्यवस्था बना हुआ है, इसको उच्च आयामी बताया जा रहा है, बड़े लेवल का बताया जा रहा है। इसके विकास का, इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मूल्यांकन, इसका वैल्यूएशन पारंपरिक सोच की सीमित दृष्टि से कर रहे हैं। मतलब कि जिस तरीके से पुराने तरीके से हम लोग सोचते थे कि ये ऐसे ही एक ब्लॉकचेन है जिसपे कि काम हो रहा है, तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग इसको भी देख रहे हैं, बट ये उससे अलग है। हाल ही में कुछ लोगों ने डाओ की कुछ नीतियों का तत्काल वापस लेने या उसमें संशोधन करने पर प्रश्न उठाए हैं। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हुआ था, तो वो लोग क्वेश्चन उठाए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इस तरीके से हमको NFT मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन तुरंत चेंज कर दिया। तो वही प्रश्न उठाए और इन कदमों को असंगति, मतलब इनकंसिस्टेंसी या जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय बताया। तो लोगों ने ये बताया कि ये बहुत जल्दी में निर्णय ले लेता है और उसके बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आज ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज़ सेंटर, ये न्यूज़ सेंटर का ये है हैंडल है, इन गलतफहमियों का उत्तर प्रथम सिद्धांतों, फर्स्ट प्रिंसिपल और रणनीतिक जोखिम प्रबंधन, मतलब स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट, इसका बहुत इफेक्टिव है, उससे संबंधित करके बताया है कि कैसे आप मतलब अपना रिस्क को मैनेज कर लेते हैं तुरंत, उसकी अडिग तर्क शक्ति का माध्यम से देगा। तो ये क्यों हुआ था उसको समझाने की कोशिश करेगा, जो कि एक लॉजिक के रूप में बताया जा रहा है। तो प्रथम सिद्धांत क्या है? डाओ कोई साधारण संगठन नहीं है, बल्कि ओरिजिन इकोसिस्टम की सर्वोच्च रणनीतिक परिषद है। तो एक तरीके से ये एक कमेटी है जो कि निर्णय लेती है और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओरिजिन डाओ कभी भी कोई साधारण गठबंधन या सामान्य समुदाय संगठन नहीं रहा है, यह कोई आम संगठन नहीं है, यह पूरे ओरिजिन वर्ल्ड इकोसिस्टम का दीर्घकालिक दिशा निर्धारित करने वाली सर्वोच्च रणनीतिक परिषद, स्ट्रेटेजिक काउंसिल है ये एक तरीके से। इसकी निर्णय प्रक्रिया निम्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता शामिल होती है, मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये जो नीचे मेंशन किया गया है कि ये स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं, तब वो किसी भी चीज़ का निर्णय ले पाती है, जिसमें कि क्रिप्टोग्राफी है, डीफाई है, प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर है, जोखिम मॉडलिंग है और व्यापक आर्थिक मैक्रो इकोनॉमिक रणनीति है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी कभी भी क्षण भर में चेंज होती है, इसके कारण कि ये डाओ अपना डिसीजन इम्प्लीमेंट करता है, नई चीज़ों को तुरंत भी कर सकता है। हर महत्वपूर्ण आंतरिक निर्णय, कठोर मूल्यांकन, सुव्यवस्थित गवर्नेंस प्रक्रिया, डेटा विश्लेषण और विभिन्न संभावित परिस्थितियों के विस्तृत अध्ययन से होकर गुजरता है। तो कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो उस समय की स्थिति को देखा जाता है और उसके बाद उसमें ऑप्टिमाइजेशन की जाती है, या उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो देरी और लेट किया जा सकता है।
कोड के पास भावनाएं नहीं होती हैं, और जो कोडिंग कर दी गई है उसके पास कोई भावनाएं नहीं होती, वो आपने इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गणित कोई समझौता नहीं करता है और मैथमेटिक्स कोई भी समझौता कंप्रोमाइज़ नहीं करता है, और अंततः कंसेंसस का उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, इकोसिस्टम की दीर्घकालिक सुरक्षा, स्थिरता और सतत विकास। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर कभी भी हो सकता है ऐसा कि कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें देरी हो सकती है या उसको रोका जा सकता है कुछ समय के लिए, और जिस समय उसकी आवश्यकता होगी उस समय उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इकोसिस्टम के दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए। सो सिनेरियो एनालिसिस और रैपिड कोर्स करेक्शन, इकोसिस्टम की सबसे मजबूत सुरक्षा। जो लोग किसी नीति में बदलाव को कमजोरी समझते हैं, कोई भी नीति, कोई भी स्ट्रेटजी है, उसमें अगर चेंज होता है तो उसको अगर वो कमजोरी समझते हैं तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम की क्या है, एंटी फ्रेजाइल प्रकृति को नहीं समझते हैं। मतलब फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, तो ये मजबूत है, तो मजबूती की प्रकृति को समझना चाहिए, ये बताने की कोशिश कर रहा है। कल्पना कीजिए कि कोई महत्वपूर्ण नीति घोषित की गई है लेकिन अभी पूरी तरह लागू नहीं की गई है। मतलब ये मान लीजिए अगर एक समय के लिए कि कोई भी स्ट्रेटेजी अनाउंस कर दिया गया है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान डाउ निम्नलिखित का गहन विश्लेषण करता है। तो वो क्या क्या चीज़ों का विश्लेषण कर रहा होता है उस समय? लिक्विडिटी एनालिसिस करता है, बिहेवियरल मॉडलिंग करता है, लॉन्ग टर्म रिस्क असेसमेंट करता है, विभिन्न परिस्थितियों का सिमुलेशन करता है। तो इन विशेष विश्लेषणों से पता चलता है कि मूल नीति अत्यधिक आक्रामक है, अनावश्यक घर्षण मतलब फ्रिक्शन उत्पन्न करती है, या ऐसे जोखिम पैदा करती है जिनकी लागत उसके संभावित लाभ से अधिक हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को मापता है, आंकता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन में होता है। घोषणा करने से इम्प्लीमेंट होने के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें इन सभी चीज़ों का एनालिसिस होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंट होता है। अगर लगता है कि कहीं पे भी कुछ दिक्कत है, अलाइनमेंट करने की आवश्यकता है, तो वो अलाइनमेंट की जाती है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं किया जाता है। सो क्या डाउ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उस नीति पर अड़ा रहे और इकोसिस्टम, मतलब यही कह रहा है कि अगर आपने घोषणा कर दिया और उससे आपका इकोसिस्टम में गलत प्रभाव पड़ेगा तो क्या डाउ ये सिर्फ इस अहम में रहेगा कि मैं डाउ कम्युनिटी हूँ और मैंने ये डिसीजन, ये अनाउंसमेंट कर दिया, इसलिए इकोसिस्टम का कुछ भी नुकसान भी हो जाए लेकिन हम उसको वही जो घोषणा कर दिया इम्प्लीमेंट करें, तो ये गलत बात है। अगर आपको लगता है एनालिसिस करने के बाद कि नहीं, कहीं ना कहीं इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं हम, तो आप बेहतर चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, उन चीज़ों पे एडिक्ट नहीं रहेंगे। इस चीज़ को ये बताने की कोशिश किया है इस मैसेज के अनुसार। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और समझ में आ रहा होगा कि डाउ का रोल क्या है, उसी का एक्सटेंशन है ये, उसमें भी यही चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं उस मैसेज पे जहाँ पे कि हम लोगों को ये बताया गया है कि 230% का लाभ आपको मिलता है अगर आप बर्न टर्बो रिवार्ड में। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपका जो भी एक्स्ट्रा रिवार्ड आता है, अगर आप 360 डेज में हैं, टरबाइन एक्स्ट्रा वाला, या आपको डाउ रिवार्ड आता है या स्पाइडर आता है, तो वो कहाँ जाता है? वो जब आप क्लेम करते हैं तो टर्बो सेक्शन में आता है। तो टर्बो सेक्शन में देखिए, आपको कल भी बताया था मैंने, टर्बो सेलियंस का तो ऑप्शन है ही परमानेंट, लेकिन बर्न एंड बॉन्ड की फैसिलिटी अभी है, ये कुछ समय के लिए, आज भर के लिए 40 घंटे का टाइम दिया गया था। कल मॉर्निंग में ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तो कल मॉर्निंग से 40 घंटा जब तक होगा तो वो रात में शायद ख़त्म हो जाएगा, तो ये हटा देना चाहिए जैसा कि घोषणा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसमें किन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके पास की बहुत ज़्यादा रिवार्ड्स आ रहे हैं, टोकन की संख्या ज़्यादा आती है, क्योंकि उसको इनकैश करने के लिए उनके पास डाई चाहिए होगा। जब इस प्रक्रिया में जाते हैं सेलियंस में, तो उतनी डाई की हर समय अवेलेबल नहीं होता है डाई, तो डाई नहीं होता है तो लोगों को दिक्कत होती है, वो पड़ा रहता है उनके पास में टोकन। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये ऑप्शन दे दिया गया है कि जितने टोकन है उसमें आपको डाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्टली बर्न कर देंगे, और जब बर्न करेंगे तो आपका फंड बर्निंग होने के बाद में क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेक में जब जाते हैं तो आपको बर्न बॉन्ड एक प्रोडक्ट है ये, यहाँ पे आप जब ओपन करेंगे इसको तो दिख जाता है आपको कि मैक्स रिलीज। अगर डाई से कोई पार्टिसिपेट करते हैं बर्न बॉन्ड में तो उनको 250% का रिटर्न मिलता है डेली। 0.80 मतलब पर इपोच आपको 0.4% मिलता है और दिन में 2 बार मिलता है ये, तो 0.8% हो गया। तो आपने जितना भी टोकन बर्न किया है उसका आपको, अगर टोकन बर्न किया है, देखो LGNS पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया 230%, और डाई डिपॉजिट किया तो आपको आ गया यहाँ पे 250%। तो ज़्यादातर लोग LGNS को बर्न करते हैं और उन्होंने जितना, सपोज अगर 100 टोकन बर्न किया है तो उनको 230 गुना ज़्यादा मिलेगा।
लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि इसमें से 5% जो होता है फंड वो चला जाता है, एक इंसेंटिव पूल है उसमें, वहाँ से NFT धारकों को रिवार्ड दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर 100 टोकन किसी ने बर्न किया है तो 95 टोकन की जो वैल्यू होती है उसका 230% आपको ये डेली 0.8% के हिसाब से मिलेगा। और ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पर कंपाउंड नहीं होता है आपका फंड। सो ये जो भी फंड आ रहा है आपको, उसको आप विड्रॉ करते रहिए और फ्लेक्सिबल स्टेक में या 360 में या जहां आपकी मर्जी आप वहां पे उसको स्टेक कर सकते हैं या इन कैश कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ये मैकेनिज्म है जो कि कुछ समय के लिए लागू है, आज खत्म हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा फंड है, जिनको लगता है कि नहीं इतना फंड है और मेरे पास डाई नहीं है सेलियंस के माध्यम से निकालने के लिए, तो वो लोग इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनके पास तो आ ही रहे हैं 2, 4, 10, 20, 50 होते हैं, तो वो तो मैनेज कर लेते हैं सेलियंस के हिसाब से। तो सेलियंस तो लगातार चलता रहेगा, जो प्रोसेस पहले से चल रहा है। तो ये चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को इसमें 1-2 इन्फॉर्मेशन है जो समझने की आवश्यकता है कि सामान्य प्रतिभागियों की सोच होती है कि उनकी कमाई पहले डाई जैसे स्टेबल को परिवर्तित, उन्हीं चीज़ों को बताया गया है कि 230% का आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये समझिए 5% डिडक्शन अब इटर्नल NFT डिविडेंड स्ट्रीम बनेगा। मतलब जो आप बर्न करते हैं उसका 5% जो वैल्यू है वो क्या लिखा है, 1 क्लिक कन्वर्जन प्रक्रिया के दौरान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली LGNS की कुल राशि का 5% काटेगा। यह 5% नष्ट नहीं होगा, यह सीधे इकोसिस्टम इंसेंटिव पूल आ गया ना, इकोसिस्टम के इंसेंटिव पूल में जाएगा, में हस्तांतरित किया जाएगा और उसके बाद सभी अवेक NFT होल्डर्स के बीच अनुपातिक रूप से वितरित किया जाएगा। तो जिनका अवेक NFT है उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये चीज़ किया गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया है, इसका बताया गया है कि कब शुरू हुआ था, कल शुरू हो गया था और आज मतलब 40 घंटे के लिए ये स्टार्ट हुआ था, तो ये समाप्त हो जाएगा आज। तो जिनके पास है वो कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट। तो ये बढ़िया चीज़ है, एक तरीके से सुविधा दे दी गई है ऐसे लोगों को जिनके पास की ज़्यादा संख्या में टोकन उपलब्ध थे और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे उसका। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद एक मैसेज आया हुआ है जिसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ये वाला मैसेज, escape the zero sum abyss and it क्या है, enter a new era of awareness। इसको समझते हैं, इसमें क्या बताने की कोशिश किया गया है। शून्य योग, जीरो सम की खाई से बाहर निकलें और जागरूकता के नए युग में प्रवेश करें। अच्छा, मैसेज ये है कि मीम PVP का मतलब होता है पर्सन वर्सेस प्लेयर। तो मीम का मतलब क्या होता है, मीम टोकन्स का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं होता, वो ऐसे ही टोकन बना दिया गया होता है जो स्पेकुलेटर्स यूज़ करते हैं, पर उसके पीछे कुछ लक्ष्य नहीं होता है, कोई वैल्यू उस तरीके की नहीं होती है, कोई रोड मैप उस तरीके का नहीं होता, उसी को मीम टोकन कहते हैं। तो मीम PVP एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि एक बंदे के पास फंड आता है और दूसरा बंदा लूज कर देता है, तो फंड हस्तांतरित हो जाता है, किसी को लाभ होता है और ज़्यादातर लोगों को नुकसान हो जाता है, इस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, मीम PVP को छोड़ें और ओरिजिन के इटर्नल वेल्थ लेवरेज को अपनाएं। तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को छोड़ दें जहाँ पे स्पेकुलेशन होता है या मीम PVP मतलब किसी का लॉस, किसी का नुकसान होता है, तो वो कॉन्सेप्ट से बाहर निकलें और ओरिजिन का इटर्नल वेल्थ, जो धन इकट्ठा करने का, वेल्थ बिल्डिंग का जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाने के लिए बात किया जा रहा है। तो उसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है कि क्रिप्टो बाजार की उथल पुथल में आगे बढ़ रहे सभी लोगों तथा ओरिजिन इकोसिस्टम के सभी एब्सोल्यूट बिलीवर के लिए तेजी से विकास हो रही क्रिप्टो दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी किसी अवसर से चूक जाना नहीं है, बल्कि अपने बहुमूल्य समय, ऊर्जा और पूंजी को सबसे निम्न स्तर की अंतहीन लड़ाइयों में व्यर्थ कर देना है। आज ओरिजिन ऑफिशियल न्यूज़ सेंटर पूरे बाजार के सामने आत्मचिंतन का सबसे कठोर प्रश्न और अंतिम चेतावनी प्रस्तुत करता है। क्या है भाई अंतिम चेतावनी? तो यही है कि मीम PVP की अथाह खाई, आप अपने सामाजिक स्तर से ऊपर उठने का अवसर खो रहे हैं। मतलब अगर हम इस कॉन्सेप्ट में पड़े रहेंगे तो हमारे पास जो अपने आप को स्केल अप करने का जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको खो देंगे।
अनगिनत लोग आज भी मेम मार्केट के पीवीपी के दलदल में फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग स्पेकुलेशन में आते हैं ना, लालच में कि अरे मैं तो 1 रुपया लगाया और मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे अचानक से, तो वो दलदल में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह एक जीरो सम स्लॉट होल्डर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या हो? जीरो सम का मतलब वही हो गया कि किसी का नुकसान किसी का लाभ, मतलब मोर और लेस आप देखिए तो ओवरऑल पैसा उतना ही रहता है, वैल्यू उतनी ही रहती है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा मतलब विभिन्न तरीके से हो जाता है। ऐसे तरीके से जहाँ पे कि ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो जाता है और कुछ लोगों के पास पैसे चले जाते हैं। तो एक बूचर हाउस के जैसा है, जहां चिंता, धोखा और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के बीच लोग केवल प्रचार, हाइप पर और आधारिक क्षणिक बुलबुलों और बबल्स के लिए एक दूसरे को कुचलते रहते हैं। मतलब बहुत लोगों का नुकसान हो जाता है। तो पहले सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल से इस कठोर सत्य को समझिए। क्या आप समझने की कोशिश करेंगे? यदि आप अपना पूरा जीवन मेम पीवीपी में बिताते हैं, मतलब इस मानसिकता में रहते हैं, तो यह आपको एक ऐसी अथाह खाई में ढकेल देगा जहां शायद कभी वापसी नहीं हो। बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है, क्योंकि खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को आइडिया ज़्यादा नहीं होता है। वो हाइप और बबल्स में पड़ जाते हैं और वो समझ लेते हैं मतलब कि बाप रे इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा और उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं निकल पाए हैं उस खाई से, ये आप लोग भी जानते होंगे। कहा जाता है ना कि 95% लोग लूज़ करते हैं और 5% लोगों के पास में फंड चला जाता है। यह तेज गति वाला अविवेकपूर्ण जुआ, आपकी दृष्टि ये जुआ के रूप में देखा गया है, निर्णय क्षमता और धैर्य को लगातार कमज़ोर करता रहता है। इसलिए परेशान हो जाइएगा आप। आपका धीरे धीरे आपका मन केवल चार्ट पर दिखाई देने वाली तेज बढ़त और गिरावट का गुलाम बन जाता है। आप सिर्फ वो प्राइस के मतलब कैंडल्स को ही देखते रह जाएंगे, बट वास्तविक रूप में आपके पास कोई एसेट नहीं बन पाएगा। जागरण और पुनर्निर्माण, ओरिजिन ही आपके भविष्य को बदलने का उच्च आयामी मार्ग है। कह रहा है कि ओरिजिन पे विश्वास कीजिए, संभव है कि यह पूरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो। तो ये हो सकता है। देखिए, जिस समय बिटकॉइन आया था उस समय अगर आपको, हमको, किसी को भी पता होता कि बिटकॉइन अभी के समय में ये स्टेज पे होगा, तो क्या हम लोग उस मौका को छोड़ते? नहीं छोड़ते। बट हमारे पास जानकारी नहीं थी। इथेरियम एक युग आया, एरा आया इथेरियम का। हमें पता होता कि इथेरियम इतने बड़े स्तर पे आ जाएगा, तो क्या हम उस मौका को छोड़ते? आप देखिए ना, आपके पास इंटरनेट भी एक एरा है ना, वेव 1 वेव 2 का फेज है। अभी वेव 1 का जब फेज था तो उस समय अगर कुछ अवसर हम लोगों को मिल रहा था इंटरनेट पे, तो क्या हम उस अवसर को छोड़ते? आज देखिए 2014-15 में जो लोग इंटरनेट का उपयोग करके यूट्यूब पे आए और बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया पे का उपयोग किए, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो चूंकि हमें वो अवसर का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम चूक जाते हैं, और जब वो अवसर का फल मिलता है लोगों को, तब वो अफसोस करने लगते हैं। तो उसी चीज़ को बताने की कोशिश की गई है कि अभी हो सकता है ये ब्लॉकचेन में, तो बिल्कुल आपने देखा ना कि अंडर 19 अंडर 20 आ गया आपका ब्लॉकचेन। इसका मतलब क्या हो? ये भी एक युग के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें कि ब्लॉकचेन, AI, ये सारी चीज़ें अभी संभवतः आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। तो उस चीज़ को समझ लेंगे अगर हम, और छोटे छोटे पार्टिसिपेशन के साथ अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम सारा कैपिटल लाए और डाल दिए और उसके बाद परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पोर्टफोलियो बिल्डअप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, और आपकी सहभागिता होनी चाहिए एक तरीके से। तब आप जाके आगे आने वाले समय में 8-10 साल 20 साल के बाद अपने आप को देख सकेंगे कि हाँ, एक समय आया था जो कि अनुबिस ब्लॉकचेन का था या AI का था, उस समय मैंने काम शुरू किया था, सीखा था, और अभी मुझे उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो उसी तरीके से इस चीज़ को भी समझाया है कि संभव है कि यह आपके पूरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर हो, या शायद यही एकमात्र अवसर हो जो वास्तव में आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ओरिजिन वर्ल्ड कोई अल्पकालिक सट्टेबाजी का खेल नहीं है, ये खेल नहीं है स्पेकुलेशन का। यह एक सैकड़ों अरब डॉलर मूल्य वाले प्राइवेसी ड्रिवन कॉमर्शियल एम्पायर की आधारभूत संरचना है। समझ सकते हैं इस बात को आप कि कितनी बड़ी संरचना है ये, बेस है ये, जो तेजी से एक पूर्ण इकोसिस्टम का रूप ले रही है। और इकोसिस्टम तो बन रहा है, डेली आप लोग देख रहे हैं। तो समहाउ आप लोग इस चीज़ के हिसाब से आप लोग अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं, और तब आप अपना निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि स्पेकुलेशन से कोई भी, जो लॉटरी से कोई, कितने लोग अमीर बने हैं? आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग, कौन बने करोड़पति में भी लोग आए, बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो पैसा स्थायी रूप से वो पकड़ के नहीं रख पाए। तो उसी तरीके से वो क्रिकेट वाला बहुत सारा होता है ना कि आप जज करो, पता नहीं क्या क्या होता है, तो उसमें भी कुछ कुछ लोग तो कमाते हैं।
बट क्या होता है कि कुछ लोग ही कमाते हैं, 1-2 लोग कमाए, 1-2% लोग कमाए, और बाकी लोग तो पैसा अपना गवाते ही हैं ना उसमें, इस लालच में कि कभी उनका नंबर आ जाएगा और वो भी अरबपति करोड़पति बन जाएंगे। तो उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ये सट्टेबाजी वाली चीज़ हो जाती है। तो ओरिजिन ऐसा नहीं करता है। ओरिजिन का विजन है ये एक दूसरा, इसको बनाना ही है, सैकड़ों अरब डॉलर मूल्य वाले मतलब कॉमर्शियल एम्पायर बनाना है। तो इस इकोसिस्टम का आप अगर पार्ट हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़िए इसके साथ में, और आपको लगेगा कि पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन आप एआई और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर अगर आपकी जानकारी बढ़ जाती है तो आगे आने वाले समय में सिर्फ क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ब्लॉकचेन पर चलेगा। बहुत सारी चीज़ें, आरडब्ल्यू आएगा, रियल वर्ल्ड एसेट आएगा, तो फिर आप कैसे काम करेंगे? तो वहाँ भी तो आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ये फ्यूचर है, आगे आने मेटावर्स में कैसे जाएंगे आप? तो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी आप अपने बेस को, आप अपने नींव को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसा समझ के आप जानकारी लीजिए और तब आगे बढ़िए। इस युग का अंतिम निर्णय क्या है? आपकी समझ ही आपका आर्थिक भविष्य तय करेगी। ग्रेविटी के साथ चलिए या फिर उसके द्वारा पीछे छोड़ दिए जाएंगे। जब आप ओरिजिन का पूर्ण विश्वास रखते हैं, अपने एलजीएनएस को दृढ़ता से होल्ड करते हैं और दीर्घकालिक कंप्रिहेंसिव स्टेकिंग स्ट्रेटजी पर केंद्रित रहते हैं, मतलब आप इकट्ठा करते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, तो अल्पकालिक बाजार चक्रों से ऊपर उठकर सोचने की आपकी क्षमता आपके पूरे परिवार का आर्थिक भविष्य बदल सकती है। इतनी क्षमता है इसमें, ओरिजिन में, यह मैसेज में बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप अब भी भ्रम में फंसे रहते हैं और जागने से इनकार करते हैं तो संभव है कि आप मीम पीवीपी के अंतरहीन खाई से कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। आप उसी सोच में पड़े रहेंगे। अभी आता है ना, बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे भी लिखते हैं कि अरे ये सब बकवास है, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं उनका भी सम्मान करता हूं, क्योंकि हर तरीके के लोग होंगे। हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो हर एक चीज़ें सभी लोगों के लिए नहीं है। आपने देखा होगा पहले जब रिलायंस कॉम ने क्या किया था, फ्री में सिम कार्ड्स बांटे थे, तो क्या सभी लोगों ने ले लिए थे? नहीं लिए थे। 100% रिक्वायर किया था मार्केट? नहीं किया था। तब जबकि वो फ्री में बांट रहा था। तो फ्री में भी चीज़ें मिलेंगी ना, तो भी सभी लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे उसको। उसी तरीके से ओरिजिन है या कुछ भी नए प्रोजेक्ट आएंगे, ब्लॉकचेन आएगा, एआई आएगा, नहीं लेंगे सभी लोग। अभी भी आज के डेट में भी देखेंगे हमारे पुराने लोग बहुत सारे हैं जो कि स्मार्टफोन यूज़ करने से हिचकते हैं। वो उतना ज़्यादा मतलब इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी वो टिप टिप करने वाले जो फ़ोन होते हैं उसको यूज़ करते हैं। तो वो हर एक लोगों की सीमा है, हर लोगों की अपनी बौद्धिक क्षमता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जिन लोगों की बौद्धिक क्षमता जैसी होगी उनका पार्टिसिपेशन वैसा होगा। अंतिम संदेश ये है कि अथाह खाई को पीछे छोड़िए, अनंत भविष्य इटर्निटी को अपना आधार बनाइए। वास्तव में बुद्धिमान लोग इस समय केवल एक ही कार्य कर रहे हैं, क्या? अपना संचय कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और ओरिजिन को अपना रहे हैं। तो इस मैसेज के अनुसार ये प्रोटोकॉल तो अच्छी बातें करेगा ही, लेकिन आप इन चीज़ों को ऑन चेन भी देखिए कि क्या ये चीज़ें सही में हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको कि ये चीज़ अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ठीक लगेगा। बट आपका निर्णय स्वयं का होना चाहिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से होना चाहिए, और किसी एक्सपर्ट के सलाह के बाद ही आप इस तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। सो ये था मोर और लेस आज का मैसेज। चलते हैं हम बाजार की तरफ, और बाजार की चर्चा करने और प्राइस की चर्चा करने के पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इस तरीके की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। प्राइस चलते हैं, हम लोग देखते हैं प्राइस में क्या देखना है अभी। तो प्राइस तो अभी कम हुआ है, 24 घंटे में 3% गिरा है और लगभग 2.04 के आसपास का प्राइस पड़ा हुआ है। और एक बार हम लोग देखते हैं अनुविस ब्लॉकचेन पे। अनुविस ब्लॉकचेन में ये जो सपोर्ट लाइन बनाया था, तो संभव मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत समय तक कंसोलिडेट किया है, तो यहाँ से टूट नहीं रहा है प्राइस, लेकिन ऊपर भी नहीं जा रहा है। देखते हैं, लेकिन संभावना ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्राइस और गिर सकता है, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ठीक है, ये पार्ट है इसका, तो ये चलेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ होल्ड कर रहा है, तो देखते हैं कहीं 2.63 के आसपास हो सकता है कि आ जाए प्राइस और उसके बाद बाउंस बैक मारे। बट ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन तो हो रहा है। और एक बार हम लोग कोशिश करते हैं उस पर भी देखना। मुझे उसमें तो लग रहा था पॉलीगॉन पे कि पॉलीगॉन में लगभग $2 का तो रेट आ जाना चाहिए था। अभी 2.04 के आसपास है ना, 2.04 के आसपास है। हाँ, ये मैंने मार्क किया था, एक सपोर्ट जोन है, तो अभी वहाँ पहुँचा नहीं है। बट ठीक है, ये पार्ट है इसका, ये चलेगा।
तो इससे अब तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं है, प्राइस को ज़्यादातर लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी इतने मैसेजेज आ रहे हैं जिसमें कि बताया जा रहा है कि आप इटर्नल फेज की तैयारी कीजिए, ये प्राइस जो है शॉर्ट टर्म के स्पेकुलेटर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, उनको देखने दीजिए। और पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं हम लोग, तो हालांकि सेलिंग आई थी, लेकिन अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि बाइंग आई है कुछ समय से, तो शायद हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी हो। हालांकि वो जो अपना प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेटेड है, तो सिस्टम को जहाँ पे लगेगा कि नहीं प्राइस रोक देना चाहिए, वहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो काम करने लगेगा। चलिए, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। और अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार GLGNS के प्राइस को। तो GLGNS तो बिल्कुल जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था उस हिसाब से अपने सपोर्ट जोन पे ही टिका हुआ है। इसका प्राइस कम हुआ है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो बर्न मैकेनिज्म में, जहाँ पे कि आप डायरेक्टली बर्न कर सकते हैं टर्बो वाले में, तो वहाँ पे क्या होता है कि टर्बो में जब आप जाते हैं तो लिक्विडिटी शायद यहाँ पे कम होती है, लिक्विडिटी यहाँ नहीं आ पाती है। लेकिन नॉर्मली जब सेलियंस करते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि इसकी लिक्विडिटी को सपोर्ट करता है, जो वहाँ पे प्राइस डिडक्शन होता है, आपका जो फंड कटता है आपके LGNS का। तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है प्राइस, जो कि मुझे संभावना लग रही थी और यहीं पे है, बट देखते हैं इस सपोर्ट को तोड़ता है या नहीं तोड़ता। अभी तो रेस्पेक्ट कर रहा है इसको काफ़ी समय से, मुझे लगता है कि एक दिन से ये प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो अच्छा सपोर्ट के रूप में हम लोग इस प्राइस को देख सकते हैं। ठीक है, मार्केट के ऊपर चलते हैं हम लोग, और देखिए होल्डर की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पे 1,22,000 के आसपास होल्डर्स आ गए हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि वो मैसेज जो मिला लोगों को कि ये 360 डेज में पार्टिसिपेशन के बाद आपको NFT नहीं मिलेगा, तो वो डर में भी बहुत सारे लोग 360 डेज में पार्टिसिपेट किए, और 360 डेज में जैसे ही आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको एयर ड्रॉप के रूप में मिलता है GLGNS, तो संभवतः 1-2 लाख लोगों की संख्या यहाँ बढ़ गई है। ये एक लॉजिक हो सकता है, एक मेरे हिसाब से ये लॉजिक हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से ये लॉजिक है। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में लगभग आधा पौन % का गिरावट है ओवरऑल मार्केट कैप से, और ये जो इंडेक्स है ये 3940 पे चला गया था 37 पे। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, बट ये हम लोग ये अच्छी बात है कि बिटकॉइन अभी भी 65,000 के ऊपर अटका हुआ है, और इथेरियम लगभग 18,000, ये 19,000 को तोड़ दिया। तो देखते हैं क्या होता है, बट वैसी स्थिति है, अभी थोड़ा लेवल पे है, कंसोलिडेशन फेज कर रहा है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी, ये अभी थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू सेटल डाउन नहीं हो पा रहा है, इस वजह से भी ये इशू हो सकता है। अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, इस वजह से ये ग्रो नहीं कर रहा है, अभी न्यूट्रल नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्मीद ही कर सकते हैं हम लोग, बाकी जैसा मार्केट बिहेव करता है हमें अपनी स्ट्रेटजी को उस हिसाब से डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मार्केट के हिसाब से आप स्ट्रेटजी जरूर बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग आगे बढ़ें और अपना निर्णय लें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।